न्यू ऑरलियंस में जेनेसिस नामक एक जहाज रहस्यमय माल के कई कंटेनरों को वितरित करने के लिए डॉक पर आता है, जिसे पूरे शहर में वितरित किया जाएगा। इस बीच बिगगी न्यूट सहित डीलरों के एक समूह को इकट्ठा करता है और उन्हें नवीनतम अपर प्रदान करता है। इसे पावर कहा जाता है और ये लोगों को 5 मिनट के लिए एक विशेष क्षमता देता है। बिगगी डीलरों को मुफ्त में अपर देता है और उन्हें इसे किसी भी कीमत पर बेचने की अनुमति देता है। कुछ समय बाद रॉबिन अपने घर से चुपके से निकलकर सड़कों पर बिजली बेचने लगती है। 3 किशोर लड़के देखते हैं कि वह एक छोटी लड़की है, इसलिए वे उसे अपने कब्जे में लेकर बिजली के ऊपरी हिस्से को चुराने की कोशिश करते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है जब रॉबिन खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन संघर्ष के बीच में पुलिस अधिकारी फ्रैंक उन्हें रोक देता है, जो अपनी बंदूक दिखाकर उन्हें रोकता है। एक लड़का अपने मुंह में ऊपरी हिस्सा डालता है ताकि उससे लड़ने की शक्ति प्राप्त कर सके, इसलिए फ्रैंक समझाता है कि शक्ति ने लोगों को चोट पहुंचाई है या उन्हें विस्फोट भी किया है। जब लड़का हिचकिचाता है तो फ्रैंक शक्ति ले लेता है और रॉबिन को गिरफ्तार कर लेता है, जिससे लड़के भाग जाते हैं। एक बार जब वे अकेले होते हैं तो फ्रैंक रॉबिन को छोड़ देता है और बताता है कि वह उसका दोस्त है। वह उससे बिजली खरीदता है और उसे जन्मदिन के तोहफे के तौर पर एक पुरानी मोटरसाइकिल भी देता है। अगले दिन आर्ट न्यूट की तलाश में झुग्गियों में एक अपार्टमेंट में जाता है, जो दरवाजे के पीछे से उस पर बंदूक तानता है, और जब आर्ट पूछता है कि बिजली कहां से आती है तो वह दरवाजा खोलने से मना कर देता है। किसी तरह ताला खोलने की तरकीब का इस्तेमाल करते हुए आर्ट अंदर पहुंच जाता है और पाता है कि न्यूट अपनी लत की वजह से अविश्वसनीय रूप से विकृत हो गया है। वह अपने अपार्टमेंट में पावर का एक बड़ा भंडार भी रखता है, जिसकी रखवाली के लिए एक मगरमच्छ है। इसके बाद आर्ट न्यूट को हथियार से धमकाता है और जब न्यूट उसका फोन छीनने की कोशिश करता है तो आर्ट उसे गोली मार देता है। जब आर्ट न्यूट का फोन चुराता है तो न्यूट दूसरे कमरे में छिपने के लिए भागता है और अपनी क्षमता को सक्रिय करने के लिए पावर लेता है, जिससे उसका पूरा शरीर आग से जल उठता है। एक असफल हमले के बाद, जिससे कमरे में आग लग जाती है, न्यूट इमारत के माध्यम से आर्ट का पीछा करना शुरू कर देता है, जिससे वह किनारे से गिर जाता है। आर्ट आखिरी सेकंड में खुद को संभालने में कामयाब हो जाता है और निचली मंजिल पर कूद जाता है, जबकि न्यूट को लगता है कि उसका शरीर कमजोर हो गया है, इसलिए वह 3 और खुराक लेता है और आर्ट का पीछा करता है, लेकिन तभी एक पड़ोसी उस पर पानी फेंक देता है। आर्ट मौके का फायदा उठाकर बाथरूम में जाता है और अपनी जैकेट को पानी से भिगोता है, इसलिए जब न्यूट उसके पास आता है तो आर्ट उसे जैकेट से ढक देता है और उसे भरे हुए टब में धकेल देता है। पहले तो न्यूट बात करने से मना कर देता है, इसलिए आर्ट उसे मुक्का मारना शुरू कर देता है जब तक कि वह कबूल नहीं कर लेता कि उसे बिगगी से शक्ति मिली है। उस समय न्यूट का शरीर कांपने लगता है, इसलिए न्यूट के विस्फोट से ठीक पहले आर्ट भाग जाता है। इससे उसे अपनी बेटी के साथ हुई कार दुर्घटना की यादें ताजा हो जाती हैं। इस बीच रॉबिन स्कूल जाने से पहले अपनी बीमार मां आयरीन की जांच करती है। कक्षा में रहते हुए रॉबिन न्यूट को और अधिक शक्ति मांगने के लिए संदेश भेजती है और जवाब देने वाला व्यक्ति न्यूट के फोन का उपयोग करके आर्ट होता है। अचानक शिक्षक उसे ध्यान न देने के लिए बुलाता है और उससे पूछता है कि वह भविष्य में कैसा होने की उम्मीद करती है। एक दोस्त ने बताया कि वह एक बेहतरीन रैपर है और रॉबिन के लिए फ्रीस्टाइल के लिए एक बीट तैयार करना शुरू कर देती है, इसलिए घबराई हुई रॉबिन सिस्टम और अपने शिक्षक के खिलाफ रैप करना शुरू कर देती है। उसके सहपाठी सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं और उसके लिए जयकार करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि यह रॉबिन के दिमाग की एक कल्पना मात्र थी। शिक्षक उसे अपना फोन छोड़ने या प्रिंसिपल के कार्यालय जाने के लिए कहता है, इसलिए वह जाने का फैसला करती है। बाद में पुलिस एक बैंक को घेर लेती है जहां एक अपराधी ने रहस्यमय शक्ति से लोगों को बंधक बना लिया है। फ्रैंक एक सहकर्मी की जगह ले लेता है और जब कोई नहीं देख रहा होता है तो वह शक्ति ले लेता है और अपनी घड़ी पर टाइमर चालू कर देता है। वह पिछले दरवाजे से अंदर जाता है और बंधकों को ढूंढता है, इस बात से अनजान की चोर चुपके से आसपास घूम रहा है क्योंकि उसके पास छद्म शक्तियां हैं। वह आदमी फ्रैंक को नीचे गिराने के लिए उसे मारता है और फिर पैसे लेकर भाग जाता है, इसलिए फ्रैंक तुरंत बैगों का पीछा करके उसका पीछा करना शुरू कर देता है। चूंकि उसकी त्वचा लगातार रंग बदलती रहती है, इसलिए चोर भागता है और साइकिल चुराने से पहले कुछ नागरिकों को टक्कर मारता है। एक कार उसके खिलाफ दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, इसलिए वह बाइक छोड़ देता है और इसके बजाय ट्राम पर चढ़ जाता है। जब वह बैग की जांच करता है तो एक पाउडर बम फट जाता है और उसका स्थान पता चल जाता है, इसलिए अब फ्रैंक साइकिल पर उसका पीछा कर सकता है। जब फ्रैंक अपना बैज दिखाता है तो ड्राइवर रुक जाता है और चोर फिर से भाग जाता है, एक कैफे से होते हुए एक गली में जाकर खत्म होता है। फ्रैंक उसका पीछा करता है और गिर जाता है, जिससे वह आदमी अपनी बंदूक लेकर उसे गोली मार देता है। हालांकि फ्रैंक की ताकत बहुत मजबूत होने की है और गोली बस उछल जाती है, जिससे फ्रैंक जल्दी से संभल जाता है और आखिरकार उस आदमी को पकड़ लेता है। उसे तब तक अतिरिक्त ताकत से पीटता है जब तक उसका कप्तान उसे रोक नहीं देता। सब कुछ खत्म होने के बाद कप्तान फ्रैंक को शक्ति का उपयोग करने के लिए डांटता है और उसकी बंदूक और बैज मांगता है। फ्रैंक बताता है कि अगर अपराधियों के पास सुपर पावर है तो वे उन पर बढ़त हासिल कर सकते हैं, इसलिए निष्पक्ष रूप से लड़ने का यही एकमात्र तरीका है। इसके अलावा अक्सर उच्च अधिकारी भी स्थिति को छिपाने के लिए आते हैं, इसलिए फ्रैंक अनुमान लगा सकता है कि कप्तान जितना कहता है उससे कहीं ज्यादा जानता है और रिकॉर्ड से बाहर काम करने की पेशकश करता है।
कप्तान फ्रैंक को आर्ट की एक तस्वीर देने का फैसला करता है और उसे बताता है कि उसे शक्ति का स्रोत माना जाता है, इसलिए उन्हें अपनी समस्याओं को समाप्त करने के लिए उसे पकड़ना होगा। शाम को आर्ट उस रेस्तरां में इंतजार करता है जहां रॉबिन आमतौर पर न्यूट से मिलता है। जब रॉबिन आता है तो वह उसे दूर से देखता है लेकिन उसके पास नहीं जाता। रॉबिन जाने के लिए तैयार नहीं होती लेकिन पाती है कि उसकी बाइक का टायर कटा हुआ है। अचानक आर्ट उसे पकड़ लेता है और उसे अपने ट्रक की डिक्की में फेंक देता है और फिर उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है। धमकी देता है कि अगर आयरीन ने बात नहीं की तो वह उसके पीछे पड़ जाएगा। रॉबिन सहयोग करने के लिए सहमत हो जाती है और उसे बाहर जाने दिया जाता है। उसे बताती है कि उसे न्यूट से शक्ति मिली है लेकिन वह इसके अलावा कुछ नहीं जानती। फिर आर्ट उसे एक महिला और एक गंजे आदमी की तस्वीर दिखाता है लेकिन वह उनमें से किसी को भी नहीं पहचानती। जब वे बात करते हैं तो रॉबिन फ्रैंक को मदद के लिए एक संदेश भेजती है, इसलिए आर्ट तुरंत उसका फोन ले लेता है। इसके बाद आर्ट उसे न्यूट के फोन पर मिले एक नंबर पर कॉल करने के लिए कहता है और मुसीबत में फंसे डीलर होने का नाटक करता है, इसलिए उसे एक खास सुपरमार्केट में जाकर एलिगेटर वाइन मांगने के लिए कहा जाता है। दोनों बाजार में पहुंचते हैं और जब रॉबिन वाइन मांगता है तो आर्ट एक अनजान ग्राहक की वजह से विचलित हो जाता है और रॉबिन का पता नहीं लगा पाता। लड़की को पीछे क्यूओ नाम के एक आदमी के पास ले जाया जाता है और आर्ट ने उसे बताया कि स्रोत के बारे में पूछने के बजाय वह क्यूओ को बाहर इंतजार कर रहे डरावने आदमी के बारे में सब कुछ बताती है। क्यूओ कुछ शक्ति प्राप्त करता है और आर्ट का सामना करने जाता है जो क्यूओ को कैंची से धमकाता है। उसके गुर्गे तुरंत उसकी मदद करने के लिए आते हैं लेकिन आर्ट एक बेहतरीन योद्धा साबित होता है और बिना पसीना बहाए सभी के खिलाफ हाथ से हाथ मिलाता है। उसी समय रॉबिन जिस कार्यालय में है वह हिलना शुरू हो जाता है और यह पता चलता है कि कमरा एक बड़े ट्रक के अंदर है जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वह बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा बंद हो चुका है। आर्ट लगातार लोगों को पीटता रहता है या गोली मारता रहता है और कभी कभी गोलियां ट्रक पर लग जाती हैं, इसलिए रॉबिन को गोली लगने से बचने के लिए छिपना पड़ता है। एक बार जब सभी गुर्गे नीचे गिर जाते हैं तो आर्ट रॉबिन की जांच करने की कोशिश करता है जिससे कि वो उसे आश्चर्यचकित करके गोली मार सकता है। गोली आर्ट को लगती है लेकिन वह आगे बढ़ता रहता है, क्यूओ को भी गोली मार देता है। फिर आर्ट आखिरकार रॉबिन को बचाने के लिए दरवाजा खोलता है। हालांकि दर्द के कारण उसे भ्रम होने लगता है और उसे लगता है कि रॉबिन उसकी खोई हुई बेटी ट्रेसी है। शुक्र है कि रॉबिन की आवाज उसे इससे बाहर निकालती है और वह एक और दरवाजा देखता है जिसे वह खोलता है और एक गुप्त कंप्यूटर कक्ष की खोज करता है जिसमें मॉनिटर होते हैं जो पावर के सभी उपयोगकर्ताओं को ट्रैक करते हैं। आर्ट को पता चलता है कि वितरक मुफ्त में पावर दे रहा है क्योंकि वह स्थानीय लोगों को उत्पाद का परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला चूहों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उन्हें एक अधिसूचना भी मिलती है जिसमें लगभग 2 घंटे में होने वाली एक प्रस्तुति का उल्लेख है। इस बीच क्यूओ किसी तरह से धक्का दे देता है जबकि आर्ट स्क्रीन से विचलित होता है। रॉबिन मदद मांगने के लिए बाजार में वापस भागता है लेकिन क्यूओ उसे ढूंढ लेता है और उसे पीटता है। जब वह उसे चाकू मारने वाला होता है तो आर्ट उसे जमीन पर पटक देता है और उसे बार बार चाकू मारता है जब तक कि पावर इफेक्ट खत्म नहीं हो जाता और क्यूओ मर जाता है। रॉबिन भागने की कोशिश करती है और दरवाजा बंद पाती है, इसलिए वह उसे तोड़ने के लिए एक ईंट पकड़ लेती है। हालांकि आर्ट मदद के लिए भीख मांगता है और कबूल करता है कि वह बस अपनी बेटी को ढूंढना चाहता है और वह रॉबिन को पैसे देने से पहले पैसे देता है। कुछ क्षण बाद आर्ट एक पशु चिकित्सक के कार्यालय में जागता है जहां रॉबिन उसके घावों पर टांके लगा रहा होता है। एक बार जब वह ठीक हो जाता है तो वह विशेष कार्यक्रम के लिए निकल जाता है और रॉबिन कार की चाबियां चुराकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए मजबूर करता है। इस बीच फ्रैंक रॉबिन के बारे में चिंतित है और उसके घर जाता है। केवल कुछ पुलिस वालों को आयरीन को परेशान करते हुए सुनता है। फ्रैंक खिड़की से घर में घुस जाता है और कपड़े बदलकर आयरीन का प्रेमी बनकर उसकी रक्षा करने का नाटक करता है। वह पुलिस से भिड़ने से पहले उससे फुसफुसाता है कि वह रॉबिन का दोस्त है और उनसे अपने बैज और कैमरे के लिए वारंट दिखाने के लिए कहता है। पुलिस वाले तुरंत चले जाते हैं, इसलिए फ्रैंक उनके पीछे भागता है और फोन को उनकी गाड़ी पर चिपकाने के लिए कुछ टेप का इस्तेमाल करता है ताकि वह उन्हें ट्रैक कर सके। इवेंट के रास्ते में आर्ट बताता है कि वह एक सैनिक हुआ करता था और उसे तालाउस नामक एक निगम द्वारा शक्ति के लिए प्रयोग में रखा गया था। उसने एक बार सत्ता संभाली और लगभग उसे मार डाला लेकिन वह बच गया, अपने सेना के दोस्तों के विपरीत। आखिरकार उसने नौकरी छोड़ दी और एक नया जीवन शुरू किया, लेकिन जब ट्रेसी का जन्म हुआ तो उसके पास स्थायी शक्तियां थी क्योंकि घटक पहले से ही आर्ट की सीट में था। जब तालाउस को इस बारे में पता चला तो वे ट्रेसी को उस पर प्रयोग करने के लिए ले जाना चाहते थे, इसलिए आर्ट ने उसके साथ भागने की कोशिश की। दुर्भाग्य से उनका पीछा किया गया और गुंडों ने उनकी कार को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। आर्ट फंस गया और हिल नहीं सका, इसलिए उसे ये देखना पड़ा कि ट्रेसी का अपहरण कैसे किया गया। जैसे ही वह कहानी साझा करता है, यादें वास्तविकता से मिल जाती हैं और वह पागलों की तरह गाड़ी चलाना शुरू कर देता है, लेकिन सौभाग्य से रॉबिन उसे दुर्घटना से पहले ही रोक लेता है। आखिरकार वे प्रेजेंटेशन स्थान पर पहुंच जाते हैं और आर्ट रॉबिन को बाहर इंतजार करवाता है। जब आर्ट अंदर जाता है तो एक गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसका नाम सूची में नहीं है, इसलिए आर्ट जल्दी से उसे बेहोश कर देता है और कागजात के बीच तालाउस कार्ड ढूंढ लेता है।
फिर आर्ट गार्ड की जैकेट लेता है और कर्मचारी होने का नाटक करते हुए प्रेजेंटेशन में घुस जाता है। बिगगी एक दक्षिण अमेरिकी कार्टेल नेता को शक्ति प्रदान कर रहा है और समझा रहा है कि उसका लक्ष्य अगले विकासवादी चरण तक पहुंचना है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ उत्तरजीविता कौशल प्राप्त करने के लिए विभिन्न जानवरों से डीएनए लिया है ताकि मनुष्य भी उन्हें प्राप्त कर सके, और बिगगी को उम्मीद है कि अपने मेहमानों के निवेश से एक दिन वे शक्ति का एक स्थायी संस्करण बना सकते हैं। इस बीच बाहर फ्रैंक रॉबिन को ढूंढता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि आर्ट शक्ति के पीछे है, लेकिन वह उस पर विश्वास करने से इनकार कर देती है। बिगगी के पास वापस वह एक महिला को एक टैंक के अंदर जाने और कुछ शक्ति लेने के लिए कहता है। उसकी त्वचा तुरंत ठंडी होने लगती है और यह पता चलता है कि वह अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकती है। जब वह मजे के लिए कांच पर बर्फ की बर्फ फेंकती है तो आर्ट चुपचाप एक बारटेंडर के पास जाता है और उसे बर्फ की मूर्ति से मार देता है। फिर आर्ट ट्रे के नीचे छिपी बंदूक लेकर बिगगी के पास जाता है, लेकिन बिगगी उसका चेहरा पहचान लेता है। आर्ट उसे धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय एक कर्मचारी शव को पाता है और चिल्लाता है, इसलिए वह उसे मारता है और उसकी जगह उसे बंधक बना लेता है। कमरे में मौजूद बहुत से लोग अपने हथियार निकाल लेते हैं और आर्ट बिगगी को जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन कार्टेल की महिला को इसकी परवाह नहीं होती और वह पावर केस लेकर भागने की कोशिश करती है। फिर बिगगी के और आदमी महिला को रोकने के लिए आते हैं और उनमें से एक पावर की खुराक लेता है, लेकिन तुरंत ही विस्फोट हो जाता है। इससे बिगगी और महिला के आदमियों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे दोनों पक्षों के लोग जल्दी ही मरने लगते हैं क्योंकि आदमी लड़ाई में शामिल हो जाता है। दो अंगरक्षक कार्टेल की महिला को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और उसे भागने में मदद करते हैं, जबकि बिगगी सुरक्षित भागने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में उसका टैबलेट गिर जाता है। इससे टैंक विफल होने लगता है और महिला अपनी शक्ति पर नियंत्रण खो देती है। वह दर्द से चिल्लाती है, जबकि उसका प्रेमी टैंक को तोड़ने के लिए लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आर्ट उस आदमी को पीटता है, जबकि बिगगी उससे बचता रहता है और अंततः ठंड महिला के शरीर पर हावी हो जाती है। धीरे धीरे उसकी त्वचा का हर इंच जम जाता है जब तक कि वह मर नहीं जाती। आर्ट बिगगी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और जवाब मांगने पर उसे हिलाता है, लेकिन एक कर्मचारी द्वारा हाथापाई शुरू करने के लिए उसे मारा जाता है। टैंक पर उसका सिर पटकने के बाद आर्ट उसे बेहोश करने के लिए अपने ही तेज का इस्तेमाल करता है और फिर बिगगी के पीछे पड़ जाता है। वह बिग्गी की उंगलियां काट देता है और उसे तस्वीर दिखाता है, इसलिए बिग्गी आखिरकार समझाता है कि वे प्रोजेक्ट के प्रमुख डॉक्टर गार्डनर और उनके अंगरक्षक वालेस हैं, जिन्होंने ट्रेसी को ले लिया। उन्हें जेनेसिस नामक नाव पर पाया जा सकता है, जो पूरे ऑपरेशन को अंजाम देती है। उस समय फ्रैंक अंदर जाता है और आर्ट को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्ट उसे तुरंत निहत्था कर देता है। जब वे रॉबिन को लेकर बहस करते हैं तो बिगगी को शक्ति की खुराक मिल जाती है और वह एक विशाल राक्षस में तब्दील होने लगता है, जो छत से टकराता है और पूरी इमारत को हिला देता है। गोलियों से उसे कुछ नहीं होता, इसलिए आर्ट भाग जाता है और फ्रैंक बिगगी के नीचे खिसक कर उसे पकड़ लेता है। दोनों पीछे के गलियारे से भागते हैं और जैसे ही वे भागते हैं आर्ट गैस के कनस्तरों का एक गुच्छा खोलता है, जबकि फ्रैंक कुछ शक्ति चुरा लेता है। जब वे बाहर निकलते हैं तो आर्ट गैस के कनस्तरों पर गोली चलाता है और एक बड़ा विस्फोट करता है, जिससे बिगगी की मौत हो जाती है और बिगगी का हाथ एक कार पर गिरने से पहले सड़क पर एक शॉकवेव फैल जाती है। इसके बाद फ्रैंक आर्ट को गिरफ्तार कर लेता है और जब रॉबिन उसका बचाव करने की कोशिश करता है तो आर्ट उसे घर जाने के लिए कहता है। जब रॉबिन अपनी बाइक पर बैठती है तो वह पुलिस के बीच वालेस को देखती है और आर्ट की तस्वीर से उसे पहचान लेती है, इसलिए वह उसका पीछा करने का फैसला करती है। इस बीच आर्ट फ्रैंक को बताता है कि कुछ सेकंड में उसका कप्तान उसे पुलिस स्टेशन के बजाय कहीं और ले जाने के लिए कहेगा। उसकी भविष्यवाणी सच हो जाती है और फ्रैंक को पता चलता है कि उसका कप्तान तालाउस के रिश्वतखोर लोगों का हिस्सा है। फ्रैंक आखिरकार आर्ट की बात सुनता है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी वह नमूना है जिसका इस्तेमाल उन्होंने बिजली बनाने के लिए किया था, जो अगर वे इसे नहीं रोकेंगे तो पूरी दुनिया में फैल जाएगी। वे साथ मिलकर काम करने और एक योजना बनाने के लिए सहमत होते हैं, इसलिए जब तक तालाउस के आदमी कार को घेरते हैं तब तक फ्रैंक पहले ही जा चुका होता है। इसके बाद आर्ट को जेनेसिस में ले जाया जाता है और गार्डनर से मिलता है, जिसने सेना के दिनों में उस पर प्रयोग किया था। रॉबिन पास में देख रहा है और जब फ्रैंक आता है तो उसे देखकर गुस्सा आता है। एक बेकार की बहस के बाद फ्रैंक उसे एक खास ईंट देता है ताकि वह पहरा दे सके और इलाके में होने वाली किसी भी घटना के बारे में उसे सूचित कर सके। फिर फ्रैंक कुछ शक्ति लेता है और गार्ड के पास जाता है, जो उसे गोली मारकर भाग जाता है। दरवाजा खुला छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि फ्रैंक मर चुका है। फ्रैंक अपनी शक्ति की बदौलत जल्दी से ठीक हो जाता है, लेकिन वह कली खो देता है जो उसे रॉबिन से जोड़ती है क्योंकि वह अंदर घुस जाता है। पीछे से गार्ड को चौंकाकर उसे बेहोश कर देता है। खोए हुए कनेक्शन के बारे में चिंतित रॉबिन भी चुपके से अंदर जाने का फैसला करता है और एक वैन के अंदर छिप जाता है, जिसे जहाज पर लोड किया जाता है। इसके बाद रॉबिन कंट्रोल रूम के चारों ओर खोज करता है और पाता है कि फ्रैंक बेहोश कर्मचारियों के एक समूह को हथकड़ी लगा रहा है। मॉनिटर पर आर्ट को एस्कॉर्ट करने वाले लोग दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, इसलिए रॉबिन कवर के रूप में एक बटन दबाता है।
उन्हें पता चलता है कि जहाज का नक्शा है और सभी दरवाजों तक पूरी पहुंच है, इसलिए फ्रैंक बंदूक और ईव लेता है और रॉबिन से उसे मार्गदर्शन करने के लिए कहता है, जबकि वह आर्ट को बचाने के लिए जाता है। उसके जाने के बाद रॉबिन सुरक्षा के लिए बहुत भारी दरवाजा बंद कर देता है। उस पल अलार्म बजता है और वालेस को शक्ति मिलती है ताकि वह दरवाजों को बलपूर्वक नीचे गिरा सके। अलग अलग मॉनिटर देखते समय रॉबिन ट्रेसी को ढूंढता है और विचलित हो जाता है, इसलिए एक और शक्तिशाली गार्ड फ्रैंक को ढूंढता है और जल्दी से उसे निहत्था कर देता है। हाथापाई शुरू होती है, लेकिन फ्रैंक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि वह आदमी रबर से बना है। संघर्ष में फ्रैंक फिर से ईव खो देता है और रॉबिन को स्पीकर के माध्यम से उससे बात करनी पड़ती है, इसलिए वालेस उसका स्थान ढूंढता है और उसके दरवाजे पर मुक्का मारना शुरू कर देता है। फ्रैंक एक तंग रबर जैसी पकड़ में फंस जाता है, लेकिन वह उस आदमी को घूंसा मारने और खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और फिर उसे पास के दरवाजे पर खींच लेता है। रॉबिन तुरंत उसे बंद कर देता है और आदमी का हाथ फंस जाता है, जिसका मतलब है कि जब बिजली का असर बंद हो जाएगा तो वह टूट जाएगा। उस पल वालेस आखिरकार मोटा दरवाजा गिरा देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रॉबिन ने कुल्हाड़ी से कंप्यूटर तोड़ दिया है और आपातकालीन हैक से भाग गया है। जैसे ही जहाज उड़ान भरता है, फ्रैंक अपनी बंदूक वापस लेने और अपनी खोज जारी रखने से पहले और अधिक शक्ति लेता है। इस बीच आर्ट बताता है कि उसके मुंह में हमेशा से ही शक्ति की खुराक थी और वह गार्ड को मना लेता है कि वह उसे अपनी शक्तियों के परिणामों से बचने के लिए जाने दे। उस समय वालेस और फ्रैंक दोनों उसे ढूंढ लेते हैं, इसलिए वालेस आर्ट की ओर मुड़ने से पहले फ्रैंक को मुक्का मारता है। फ्रैंक अपनी बंदूक आर्ट को देता है, जो वालेस को 2 बार गोली मारता है, जिससे वह आसानी से मर जाता है। वापस रॉबिन के पास वह लैब क्षेत्र की तलाशी लेती है और एक गार्ड को आते हुए सुनती है, इसलिए वह छिप जाती है और पीछे से उसे मार गिराने के लिए सही समय का इंतजार करती है। फिर वह उसका की कार्ड लेती है और आखिरकार लैब रूम में पहुंच जाती है, जहां उसे ट्रेसी मिलती है और प्रयोगों के कारण उसके शरीर पर निशान दिखाई देते हैं। पहले तो ट्रेसी सावधान हो जाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके पिता वहां हैं, तो वह तुरंत खुश हो जाती है। अचानक गार्डनर भी ट्रेसी को ढूंढता हुआ आता है, लेकिन लड़कियां समय रहते एक हैच के नीचे छिपने में कामयाब हो जाती हैं। फिर वे भाग जाती हैं और बाहर निकलते समय ट्रेसी के छूने पर एक बेतरतीब पौधा फिर से स्वस्थ हो जाता है। जल्द ही वे डेक पर पहुंच जाते हैं और फ्रैंक और आर्ट से फिर से मिलते हैं, जो आखिरकार अपनी बेटी को फिर से गले लगाता है। समूह सभी कंटेनरों के बीच से अपना रास्ता खोजने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक गार्ड द्वारा रोक दिया जाता है, जिसके पास अपनी हड्डियों को हथियार के रूप में विकसित करने की शक्ति होती है। एक लड़ाई शुरू होती है और वह आदमी अपनी हड्डियों से आर्ट के हथियार को आधा काट देता है, इसलिए आर्ट खुद को बचाने के लिए एक धातु की छड़ उठाता है। फ्रैंक लड़कियों को लाइफ बोट पर ले जाने की कोशिश करता है और अपने शरीर का इस्तेमाल गोलियों से बचने के लिए ढाल के रूप में करता है, लेकिन रॉबिन आर्ट को खतरे में देखता है और उसकी मदद करने के लिए वापस जाता है। वह गार्ड को बेहोश करने के लिए एक हुक छोड़ती है, फिर आर्ट उसे उसकी हड्डियों से छुरा घोंपकर मार देता है। इसके बाद आर्ट दूसरों के साथ फिर से जुड़ने के लिए लाइफ बोट की ओर भागता है, लेकिन रॉबिन गार्ड द्वारा पकड़ लिया जाता है और गार्डनर रॉबिन की जान के बदले ट्रेसी की मांग करता है। आर्ट बाहर आता है और शक्ति प्राप्त करता है, पिस्तौल झींगा की क्षमता प्राप्त करता है। इससे वह अपने आसपास के पानी को वाष्पीकृत कर सकता है और अत्यधिक गर्म शॉक वेव्स को शूट कर सकता है, जो सेकंड में सभी गुर्गों को मार देती हैं। रॉबिन समय रहते रास्ते से हट जाता है क्योंकि सभी कंटेनर नीचे आ जाते हैं और एक ट्रेन गार्डनर के ऊपर गिर जाती है। आर्ट बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका शरीर इतनी शक्ति सहन नहीं कर सकता, जिसका मतलब है कि वह मरने वाला है। हालांकि ट्रेसी तुरंत उसके पास आती है और अपनी शक्तियों से उसे ठीक करती है। अब समूह लाइफ बोट पर चढ़ सकता है और आखिरकार बच सकता है। कुछ समय बाद आर्ट फ्रैंक को सूचित करता है कि वह ट्रेसी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। फ्रैंक एक पत्रकार को कहानी बताने की योजना बनाता है ताकि वह पुलिस में सभी भ्रष्टाचार को उजागर कर सके, और रॉबिन अपनी मां के पास वापस चली जाती है और वादा करती है कि आर्ट ने उसे धन्यवाद के रूप में जो पैसे दिए हैं उनसे वह उसकी देखभाल करेगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप इसी तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।